वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। हमारी आज की फर्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो पहले आप यही समझ लीजिए कि क्लासिकल लैंग्वेजेस होती क्या हैं, इसका स्टेटस क्यों दिया जाता है और कौन इस चीज़ का स्टेटस इंडिया में देता है। देखिए, एक तो हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में, दैट इज अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज हिंदी एंड ऑल्सो इंग्लिश। ठीक है, फिर उसके बाद 22 रीजनल लैंग्वेजेस जिनको 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया गया है। दिस इज द थर्ड लैंग्वेज थिंग रिलेटेड टू आवर गवर्नमेंट इन इंडिया। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। इंडिया की वो पुरानी ओरिजिनल लैंग्वेजेस जो 2500-2000 साल पुरानी हैं, जिनमें कुछ ओरिजिनली लिखा गया था बहुत साल पहले और उनके कुछ टेक्स्ट एग्जिस्ट करते हैं, उन सब लैंग्वेजेस को इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया जाता है। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी, जो एक तो साहित्य अकेडमी के अंडर आती है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आती है। ये कमेटी इंडिया में रिकमेंडेशंस देती है गवर्नमेंट को और हमें ये बताती है कि कौन सी लैंग्वेज को स्टेटस देना है, कौन सी को नहीं देना, अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो 2004 में ये कमेटी बनी और 2004 में ही पहली इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज बनी तमिल। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगले ही साल संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया गया। देन तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया इन 2014 ओडिया पेपर में आ चुका है। यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब ओडिया के बाद 2014 के बाद 2024 में ऐसी 5 नई लैंग्वेजेस को इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिए, तो अब टोटल हो गई हैं 11। वो लैंग्वेजेस है मराठी, महाराष्ट्र में बोली जाती है। पाली एंड प्राकृत ये बोली जाती है यूपी, बिहार एंड मध्य प्रदेश में। असम में बोली जाती है असामीज एंड बंगाल में बोली जाती है बंगाली। ये 5 नई लैंग्वेजेस इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज बन गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यूनियन कैबिनेट ने अभी एक नया मिशन अप्रूव किया है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जिसमें अब फोकस रहेगा ऑयल सीड्स के ऊपर। इससे पहले भी इंडिया का एक एडिबल ऑयल्स का मिशन है फॉर पाम ऑयल। अब हम फोकस कर रहे हैं ऑयल सीड्स के ऊपर। ऑयल सीड्स में पर्टिकुलरली जिन सीड्स पे फोकस किया जाएगा वो है रैपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर और सेसमम। अब गवर्नमेंट को ज़रूरत क्यों फील हुई इस पॉलिसी को और इस पूरे मिशन को लॉन्च करने की? क्योंकि इंडिया अपनी ऑयल सीड्स की नीड को 58% इम्पोर्ट से पूरा करता है। अब उस इम्पोर्ट को ख़त्म करके इंडिया इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ऑयल सीड्स के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। तो इसका बेसिक पर्पस है बाय द ईयर 2030-31 इंडिया में एक तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ऑयल सीड्स की, एरिया कवर्ड अंडर कल्टीवेशन ऑफ ऑयल सीड्स को इंक्रीज करेंगे। मोस्टली ऑयल सीड्स एट प्रेजेंट इंडिया में सर्दर्न स्टेट्स में ग्रो किए जाते हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश जो मिडिल में है, तमिलनाडु, केरला, इन सब स्टेट्स में ऑयल सीड्स की खेती होती है। उसको बढ़ाया जाएगा और इसके लिए बजट एलोकेशन है 10,103 करोड़। तो इम्पॉर्टेंट मिशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर बहुत सारी नई नई चीज़ें गवर्नमेंट लेकर आ रही है, वो सारी की सारी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऑयल सीड्स इस टाइम इंडिया की लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट आइटम है, तो उस इंपोर्ट आइटम को ख़त्म करके इंडिया इसमें सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूके सीड्स चागो साइलेंस सॉवरेनिटी टू मॉरिशस। जस्ट लाइक इंडिया, मॉरिशस वाज आल्सो अ कॉलोनी टू ब्रिटिशर्स। तो मॉरिशस जो पूरा आर्चिपेलागो है जो इंडियन ओशन में पड़ता है, उसमें एक तो मेन आइलैंड है और बाकी छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो उनमें से एक आइलैंड है चागोस आइलैंड। 2 यूके ने मॉरिशस को आज़ादी दे दी थी 1960s के आसपास, लेकिन यूके ने मॉरिशस का एक आइलैंड अपने पास ही रखा था अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए। तो वहाँ मिलिट्री बेस बनाया यूके ने, अपनी इंडियन ओशन में प्रेजेंस दिखाने के लिए एयर बेस बनाया और उस एयर बेस बनाने के लिए वहाँ के लोगों को उनकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। तो 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने इस चीज़ को पास किया, रेजोल्यूशन को पास किया कि यूके को अब वो आइलैंड वापस कर देने चाहिए। जिन लोगों को डिस्प्लेस किया था उनको वहाँ वापस बुला लेना चाहिए, उनको उनका जो घर है, जो हैबिटेट है, वापस दे देना चाहिए। तो आर्चिपेलागो है मॉरिशस, 60 आइलैंड्स का, इंडियन ओशन में पड़ता है। यूके यूएस का एक जॉइंट मिलिट्री बेस है, एक जॉइंट बेस है जिसका नाम है डियागो गार्सिया, द लार्जेस्ट इन द चेन ऑफ आइलैंड्स। 1970s ने ब्रिटिशर्स ने 2000 आइलैंड, 2000 रेजिडेंट्स को यहाँ से
से बाहर निकाल दिया था और अब उनको वापस वहाँ से बुलाया जाएगा, वापस उनको उनके घर जो हैं वो लौटा दिए जाएंगे। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ चागोस आइलैंड की लोकेशन कहाँ पड़ता है, ब्रिटिशर्स ने आज़ादी कब दी मॉरिशस को, किसके पास इसकी सॉवरेनिटी थी, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 नेशंस के नए जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। फर्स्ट इज मैक्सिको के इतिहास में पहली बार उनकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं। इनका नाम है क्लॉडिया शेनबॉम, स्वर्न इन एज मैक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। शी इज 62 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ अ क्लाइमेट साइंटिस्ट और अब मैक्सिको में वो वुमेन के लिए रिफॉर्म्स लाने की और इन सब चीज़ों को करने की कोशिश कर रही हैं। मैक्सिको की कैपिटल इज़ मैक्सिको सिटी ओनली एंड इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सेकेंड जो कंट्री है वो है जापान। जापान ने नए प्राइम मिनिस्टर चूज़ किए हैं। फूमियो किशिदा जो हैं उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है ड्यू टू सम चार्जेस ऑफ करप्शन। तो पार्टी ने अपने जो नए प्राइम मिनिस्टर चूज़ किए हैं वो हैं शिगेरू इशिबा। तो 2 कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एंड जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है IPEF के साथ। IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क शुरू हुआ था 2022 में टोक्यो जापान में। 14 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसका पर्पस क्या है कि इन मेंबर कंट्रीज़ को एक तो इकोनॉमिक एंगेजमेंट में लेके आना, कॉपरेशन इन कंट्रीज़ में लेकर आना। अगर मान लो किसी कंट्री को किसी गोल को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए तो इसके अंडर वो दिया जाएगा, अवेलेबिलिटी बढ़ाई जाएगी, ट्रेड लिंक्स, ट्रेड सप्लाई चेन्स को बढ़ाया जाएगा। दैट इज़ द पर्पस ऑफ IPEF। तो अभी रिसेंटली क्वाड कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी डेलावेयर में, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर अटेंड करने गए थे। तो उस मीटिंग के चलते इंडिया ने इसमें से IPEF के 2 पिलर्स को साइन कर लिया है। IPEF जो फ्रेमवर्क है इसके 4 पिलर हैं। फर्स्ट पिलर इज ट्रेड, सेकंड इज सप्लाई चेन रेजिलियंस, थर्ड इज क्लीन इकोनॉमी एंड फोर्थ इज फेयर इकोनॉमी। तो इन चारों में से इंडिया ने रिसेंटली क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी पिलर को साइन कर लिया है। क्लीन इकोनॉमी से मतलब है क्लीन एनवायरनमेंट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। फेयर इकोनॉमी का मतलब है करप्शन रिलेटेड चीज़ों को कंट्रोल करना, अच्छे रूल्स रेगुलेशंस लेकर आना। अब इस चीज़ को इंडिया इंश्योर करने की अपनी कंट्री में कोशिश करेगा। तो IPEF अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कब साइन हुआ, इंडिया ने क्या साइन किया, उसका पर्पस क्या है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। 14 मेंबर कंट्रीज 2022 में शुरू हुआ जापान में। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया की वो कमेटी है जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का काम करती है। टोटल MPC में हमारे पास 6 मेंबर्स होते हैं, 3 जो RBI से आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 3 मेंबर्स जो डायरेक्टली सेंटर गवर्नमेंट इलेक्ट करती है कंट्री के बीच में से। ये जो 3 मेंबर सेंटर गवर्नमेंट के हैं, इन तीनों का टेन्योर होता है 4 साल का और ये कभी री इलेक्ट नहीं हो सकते। तो यही 3 मेंबर्स अभी गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं, जिनमें से एक है राम सिंह, दूसरे हैं नगेश कुमार, थर्ड है सुगाता भट्टाचार्य। ये तीनों, इनको हम एक्सटर्नल मेंबर्स भी कह देते हैं। यूजुअली दीज आर द फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ अर कंट्री, जिनको पॉलिसी मेकिंग और इकोनॉमी में अच्छी सेंस है, अच्छी नॉलेज है, जो इंडिया की इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग पॉलिसी में हमें हेल्प कर पाते हैं। नेक्स्ट है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB। SSB इज शस्त्र सीमा बल। शस्त्र सीमा बल इज वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंडर आती है। CAPF के अंडर जो 7 फोर्सेज आती हैं उनमें से एक SSB भी है। तो SSB के नए डायरेक्टर जनरल चेंज हुए हैं। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है वो इस चीज़ का अप्रूवल देती है। तो इसकी अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होती है, क्योंकि सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो CAPF फोर्सेस हैं वो होम मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है। तो होम मिनिस्ट्री ने प्रपोजल दिया और अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट के अंडर इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है दैट नाउ अमृत मोहन प्रसाद विल बी द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB। इससे पहले इस टाइम पे वो CRPF के स्पेशल DG की तरह काम कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट भी इज इन द पैरामिलिट्री फोर्सेज ओनली। तो अब उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है SSB के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट है, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में कोई नया अपॉइंटमेंट होता है या रेजिग्नेशन होता है या रिटायरमेंट होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2024। काजिंद नाम से पता चल रहा है कजाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये एक्सरसाइज है, इस साल इसका 8th एडिशन हो रहा है। ये एडिशन इंडिया में हो रहा है इन ओली उत्तराखंड में ही मोस्टली इसकी एक्सरसाइज होती है। तो 30 सितंबर से शुरू होकर 13 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चलने वाली है। 2016 में
हमने ये एक्सरसाइज शुरू करी थी, तो इस हिसाब से ये इसका 8th एडिशन है। एनुअली हेल्ड होती है, हर साल होती है। एक साल मोस्टली ऐसे ही होता है इनमें कि एक साल किसी कंट्री में, दूसरे साल दूसरी कंट्री में। जैसे पिछले साल वाली एक्सरसाइज कजाकिस्तान में हुई थी, इस साल वाली उत्तराखंड में हो रही है, तो अगले साल फिर कजाकिस्तान में, फिर उत्तराखंड में। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, इसमें दोनों कंट्रीज मिलके एक दूसरे को नई नई टेक्निक सिखाती हैं, नई नई पॉलिसीज़ सिखाती हैं, नए नए कोई वेपन्स अगर हमने खरीदे हैं तो हम चलाना सिखाते हैं। तो ऐसे एक दूसरे के साथ हम लोग मिलिट्री शेयरिंग करते हैं, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बायलेटरल मिलिट्री रिलेशंस में इंप्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट फर्स्ट वुमेन ऑफिसर who took over as Director General of आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस वो बॉडी है जो इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस की सारी मेडिकल पॉलिसीज़ को बनाती है, एंड दिस पर्टिकुलर ऑफिसर इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है जो इंडिया की ओवरऑल मेडिकल पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस को रेगुलेट करती है। तो इतने साल हो गए हैं बॉडी को बने हुए, और पहली बार इसमें फर्स्ट वमेन जो डायरेक्टर जनरल है वो अपॉइंट हुई हैं, और इनका नाम है वाइस एडमिरल आरती सरीन। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ में कोई भी फर्स्ट का अचीवमेंट होता है तो वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इससे पहले ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं नेवी की मेडिकल सर्विसेज में, फिर एयरफोर्स की मेडिकल सर्विसेज में, और डायरेक्टर रह चुकी हैं आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज की भी। अब वहाँ से डायरेक्टली उनको इस बॉडी में रिक्रूट किया गया है एज डीजी, एज फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन मेन फुटबॉल अंडर 17 की टीम, जो साउथ एशियन फेडरेशन का जो फुटबॉल कप है उसकी चैंपियन बनकर लौटी है। तो ये जो पहली बात, तो ये जो मैच हुआ था फाइनल मैच, दैट वाज हेल्ड इन भूटान, चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन थिम्फू जापान, और जो फाइनल मैच हुआ था वो हुआ था इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। साउथ एशियन कंट्रीज का ही मैच था। तो उस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में इंडिया की टीम, अंडर 17 फुटबॉल टीम हासिल करके लाई है उस चैंपियनशिप को, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया से ही हैं मोहम्मद अरबाश, गोल कीपर ऑफ द टूर्नामेंट इंडिया से हैं एबम सूरत सिंह, एंड टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट इज फ्रॉम नेपाल सुजान दांगोल, एंड फेयर प्ले ट्रॉफी गई है भूटान के पास। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SAFF, जो ये सारी साउथ एशियन चैंपियनशिप कराती है, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन ढाका बांग्लादेश, और ये उसके प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं ये उनका नाम है। तो ऐसी बहुत सारी चैंपियनशिप होती हैं, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, पेरिस, जैसे अभी पेरिस में ओलंपिक्स हुआ था, फिर हर एक गेम की होती हैं, जैसे रेसलिंग की अलग चैंपियनशिप, फुटबॉल की अलग है, एथलेटिक्स की अलग है। तो ये सारी ट्रैक करनी करंट अफेयर्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें से क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछा जाता है ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, या पूछा जाता है उस चैंपियनशिप को किसने जीता, या अगर मेडल्स हासिल करके लाते हैं तो उस चैंपियनशिप में इंडिया टोटल कितने मेडल्स लेकर आया। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हर चैंपियनशिप की आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की 2 स्कीम्स को अप्रूवल दिया है। अब ये स्कीम्स कोई नई स्कीम्स नहीं है, इट इज़ जस्ट कि जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 अम्ब्रेला स्कीम्स के अंडर। अम्ब्रेला स्कीम एज इन जिसने बहुत सारी स्कीम्स को अपने अंडर ले लिया है। फर्स्ट स्कीम है इसमें प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंडिया में इंश्योर करेगी। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में मल्टीपल स्कीम्स है, जैसे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम है, फिर उसके बाद हमारे पास परंपरागत एग्रीकल्चर स्कीम है, फिर उसके बाद हमारे पास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अलग अलग स्कीम्स हैं, किसान के रिलेटेड हमारे पास स्कीम्स हैं। तो ये सारी स्कीम्स जो इंडिया में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को इंश्योर करती हैं, इन स्कीम्स को हम आज से इस स्कीम के अंडर इंक्लूड कर लिए। दूसरी स्कीम है कृषोन्नति स्कीम, जो कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करेगी, जैसे इसी में हमने किया आज जो हमारी ऑयल सीड्स वाली स्कीम है, वो मैंने आपको बताया क्या पर्पस है, फूड सिक्योरिटी। तो ऐसी सारी स्कीम्स जो पर्टिकुलर क्रॉप्स में फूड सिक्योरिटी लाने पे फोकस कर रही हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की वो सारी स्कीम्स अब से कृषोन्नति योजना के अंडर आएंगी। तो इनको एक कंबाइंड बजट गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिया है 1,01,321 करोड़ का, ताकि एक एक स्कीम का एलोकेशन ना करना पड़े। 2 अम्ब्रेला स्कीम्स को पैसा दे दिया, अब वो फर्दर अपने हिसाब से उसको डिवाइड करते जाएंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मैं बार बार कहती हूँ बहुत बड़े रिफॉर्म्स आने वाले हैं। इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 4.0, इन ऑल्सो वाइट रेवोल्यूशन 2.0 इन डेयरी सेक्टर, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज़ वेरी फोकस्ड ऑन न्यू स्कीम्स एंड ऑन न्यू इनिशिएटिव्स। तो वो सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी आने वाले कुछ पेपर्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस साल की गांधी जयंती, जो गांधी जी का 155th गांधी जयंती हमने इस साल सेलिब्रेट की है।
एक तो देखो गांधी जयंती को इंडिया में तो हम गांधी जयंती कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस उसको रिकॉग्नाइज करता है एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। गांधी जी का बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, जिनको हम कंसिडर करते हैं एज फादर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। दूसरी चीज, इस साल की जो गांधी जयंती है उस पर सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर एक स्कीम लॉन्च करी है। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। कहीं पे भी जनजातीय वर्ड अगर आपको दिखता है, दिस इज द वर्ड दैट बीजेपी गवर्नमेंट इज यूजिंग फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। जैसे इंडिया में हम लोग एक जनजातीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल ट्राइबल परेड डे ऑन 15 नवंबर। तो जनजातीय वर्ड इज द वर्ड दैट बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट इज यूजिंग फॉर ट्राइबल एरियाज एंड ट्राइबल पीपल, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो अभियान है इसका पर्पस है 63,000 ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस जो हैं उनके लिए बजट एलोकेशन किया है सैचुरेशन गैप्स पूरा करने के लिए। सैचुरेशन गैप्स एज इन कि उन लोगों तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना है, उन लोगों तक हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचानी है, एजुकेशन पहुंचानी है, जिसके लिए गवर्नमेंट अपने अलग अलग लेवल पे काम कर रही है। जैसे एजुकेशन पहुंचाने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं जो पर्टिकुलरली इसी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे 40 न्यू एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल्स हैं, वहीं पर रखा जाता है। यहाँ एजुकेशन पूरा करने के बाद उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं फॉर फर्दर एजुकेशन ऑल्सो। हेल्थ सेक्टर में बात करें तो हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम दी जा रही है, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा ये जो स्कीम है इसमें 25 अलग अलग तरह की स्कीम्स का इंटरफेरेंस होगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज का इंटरफेरेंस होगा। तो ये भी एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह ही गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है कि ये जो सारा पैसा है ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट के ऊपर सरकार लगाने की कोशिश करेगी। सो दिस इज द न्यू स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे आपके करंट अफेयर्स फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे।